हेलो स्टूडेंट, 11वीं क्लास में आपके चैप्टर नंबर 8 है घर्षण। और इस चैप्टर नंबर 8 के हम फर्स्ट लेक्चर के बारे में आपको बता चुके थे, जिसमें हमने घर्षण के बारे में सीखा था किस तरह से होता है, सीमांत घर्षण के बारे में और घर्षण के नियम होते हैं और गति घर्षण के हमने फॉर्मूले पढ़ लिए थे। आज हम आपसे इसकी घर्षण की जो सेकंड वीडियो है या सेकंड लेक्चर है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक ये होगा कि आपने देखा था कि जैसे जैसे हम बाह्य बल को मान बढ़ाते जाते हैं, बाहर से F का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं, 1 न्यूटन किया, 3 न्यूटन किया, 5 न्यूटन किया, तो पहले तो क्या होता है कि जो घर्षण बल का मान है वो भी बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। लेकिन घर्षण बल एक जगह आकर के फिक्स हो जाता है, अब इससे ज़्यादा इसका मान नहीं बढ़ पाता है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि आरोपित बाह्य बल का, जो हमने बाह्य बल बाहर से जो हम बल लगाएंगे, आरोपित बाह्य बल का घर्षण बल के बीच ग्राफ बनाना है हमें। आरोपित जो बाह्य बल है उसका हमें घर्षण बल से क्या बनाना है भाई, उसका हमें ग्राफ बनाना है। और ग्राफ के माध्यम से हमें ये सीखना है कि घर्षण बल किस तरह से चेंज होता है जब हम बाह्य बल लगाते हैं। तो कुछ पॉइंट मैंने आपको दर्शा दिए है ऊपर, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आप कि सपोर्ट डेट, यहाँ पर क्या करते हैं हम बाह्य बल का मान ले लेते हैं एक्स अक्ष पर, बाह्य बल को हम बदलते रहेंगे और उसके अनुसार फिर वाई अक्ष पर हम ले लेते हैं घर्षण बल ले लेते हैं भाई। घर्षण बल हमने वाई अक्ष पर ले लिया है। शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बात बताई थी कि जब तक हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं तब तक घर्षण बल भी नहीं लगता है। यानी कि ग्राफ जो शुरू होगा वो 0 से शुरू होगा। जब बाह्य बल का मान 0 था तो घर्षण बल का मान भी 0 था। अब जैसे जैसे हम बाह्य बल बढ़ाते जाते हैं तो घर्षण बल भी बढ़ता जाता है। जब एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है तो उसे समानुपाती बोलते हैं। और समानुपाती का जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल सीधी रेखा आता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आता है हमेशा। यानी कि मैं अगर O से A तक की बात करता हूँ तो O से A तक जो घर्षण बल होता है Fs, वो समानुपाती होता है बाह्य बल के। जितना बाह्य बल होता है उतना ही घर्षण बल भी होता है। अब घर्षण बल का ये अधिकतम मान होता है, इसके बाद मामूली से कम हो जाता है और वस्तु गतिशील हो जाती है। जब वस्तु गतिशील होती है तो एक फिक्स घर्षण बल लग जाता है जो अधिकतम होता है, उसमें ना बढ़ोतरी होती है ना उसमें घटोतरी होती है। लेकिन चूंकि बाह्य बल उससे ज्यादा हो जाता है इसलिए वस्तु लगातार गतिशील रहती है। तो अब जो घर्षण बल होगा वो नियत होगा, तो इसलिए घर्षण बल के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक जो ये घर्षण बल है ये आपका कहलावेगा स्थैतिक घर्षण बल। और चूंकि ये घर्षण बल यहाँ पर जो अधिकतम हो गया, Fs मैक्सिमम हो गया, Fs जो मैक्सिमम होता है उसे बोलते हैं सीमांत घर्षण। और ये जो आपकी लाइन है ये शो कर रही है कि ये जो घर्षण बल है आपका, ये जो वैल्यू है ये तो अधिकतम घर्षण बल की होगी और ये वैल्यू होगी आपकी Fk की, यानी कि गति घर्षण की होगी, जिसका मान नियत होता है। इस तरह से आपका घर्षण बल के और बाह्य बल के बीच ग्राफ आ जाता है कि पहले तो ग्राफ बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग लाइन बनेगी, अधिकतम मान पहुंचेगा, उसके बाद मामूली सी कमी आती है और उसके बाद बिल्कुल नियत मान होता है, घर्षण बल का मान बिल्कुल फिक्स हो जाता है चूंकि वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। ठीक है भाई, तो आपका ये ग्राफ शो हो जाता है इस तरह से। अब आप इसके बाद में नए टॉपिक का अगर हम डिस्कस करते हैं तो एक टॉपिक होता है बहुत छोटा सा और इम्पोर्टेंट भी है, उसे हम कहते हैं घर्षण कोण। घर्षण कोण, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है एक तरीके से। फ्रिक्शन एंगल होता है आपका, क्या होता है सुनिए। अभी आप देखिए सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका और ये धरातल है, इस धरातल पर कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं मान लेता हूँ ये वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है भाई।
ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर इधर की ओर बाह्य बल लगाऊंगा, ये बाह्य बल F लगा दिया, तो जो घर्षण बल लगता है वो संपर्क सतह के स्पर्श रेखीय बाह्य बल की विपरीत दिशा में लगता है, और घर्षण बल जो लगेगा वो इस दिशा में लग जाएगा। इसका जो वस्तु है, वस्तु का भार mg नीचे को लगेगा, तो प्रतिक्रिया जो होगी वो तल के लंबवत होती है, और वो कहाँ को लगती है भाई, ऊपर को लगेगी। ये होगी अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो तरह के फोर्स डिनोट किए हैं, दर्शा दिए। एक तो घर्षण बल के ध्यान देंगे, और एक अभिलंब प्रतिक्रिया R पर ध्यान दीजिए। अगर आपको इन दोनों का परिणामी निकालना है तो यहाँ पर आपको ये पूरा चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, और चतुर्भुज बनाने के बाद में इन दोनों का जो परिणामी आएगा आपका, वो इसी विकर्ण से दिया जाएगा। जोन सा विकर्ण उसी बिंदु से जाता है, ये हो गया। ये इन दोनों का जो परिणामी है वो मैंने P मान लिया, सपोज दैट P मान लिया, ठीक है। इसका R का और Fs का परिणामी, R व Fs का जो परिणामी है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमने P मान लिया। अब आप इसकी परिभाषा सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ में। घर्षण कोण की परिभाषा क्या बनती है आपकी? घर्षण कोण की आपकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि घर्षण बल Fs तथा प्रतिक्रिया कैपिटल R का परिणामी को अपना P, परिणामी प्रतिक्रिया के साथ, यानी कि जो आपकी अभिलंब प्रतिक्रिया होती है कैपिटल R, उसके साथ जो कोण बनाता है, ये कोण घर्षण कोण कहलाता है। और इसे हम थीटा एस से इसे हम शो करते हैं, थीटा एस से इसे हम निरूपित करते हैं। दोबारा फिर सुन सकते हैं। प्रतिक्रिया हमेशा लंबवत ऊपर की ओर, घर्षण बल हमेशा बाह्य बल की विपरीत दिशा में लगेगा। इस घर्षण बल Fs और इस R का परिणामी जो होगा वो इस विकर्ण से दिया जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया P। अब डेफिनेशन ये होती है घर्षण कोण की कि घर्षण बल Fs तथा प्रतिक्रिया कैपिटल R का परिणामी प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, इस कोण को घर्षण कोण कहते हैं, ठीक है जी। ये कोण हमारा क्या कहलाता है? घर्षण कोण कहलाता है। और इसे हम थीटा एस से निरूपित करेंगे, थीटा एस से इसे हम शो करते हैं, ठीक है भाई। वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वैल्यू भी मैं इसकी निकाल सकता हूँ, देखिए इस प्रकार से निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप ऑपरेट कर सकते हो, tan थीटा ऑपरेट कर दीजिए आप इस त्रिभुज में। देखो त्रिभुज में ले लीजिए, त्रिभुज में आप tan थीटा ऑपरेट कर दीजिए। तो पहले सिंपल ही थीटा लेके बताओ, tan बराबर लंब बटे आधार होता है, कोण के सामने भुजा लंब ये कहलाओगी, और ये भुजा इसके बराबर है। और ये वैल्यू कितनी है बताओ? Fs। आधार का मतलब आपका कैपिटल R है, ठीक है। अब चूंकि आपको फॉर्मूला पता है, Fs बराबर होता है μs इंटू में R होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी tan थीटा एस। Fs की वैल्यू रख देंगे हम μs इंटू में R और बटे में कैपिटल R से आपका R कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू बच जाएगी tan थीटा एस बराबर μs। या मैं कह सकता हूँ कि थीटा एस का जो मान आ जाएगा वो वैल्यू होगी tan इनवर्स μs। ये आपका फॉर्मूला होता है थीटा एस का, ठीक है भाई। चाहे तो आप यहाँ से μs की वैल्यू रख करके tan की वैल्यू निकाल लोगे, तब भी वैल्यू निकल जाएगी, या फिर आप थीटा एस बराबर tan इनवर्स μs लिख सकते हैं। आज के लिए आपका इतना टॉपिक बहुत